हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री से यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखी थी, कुछ डेफिनेशंस देखी थी, कुछ अनडिफाइंड टर्म्स देखी थी और कंजेक्चर, कोरोलरीज, थ्योरम, स्टेटमेंट्स, एक्सिम, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता था, इन चीज़ों की स्टडी करी थी। अब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट हम स्टडी कर चुके हैं। बिल्कुल एक पॉइंट का मतलब होता है एक फाइंड आउट जिसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं होती, इसको कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है कि इस तरह की, जो कि जैसे सपोज ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, तो ए बी को अगर मैं इन्फाइनेटली आगे एक्सटेंड कर सकूँ तो ये होती है एक लाइन जो कि एक प्लेन को फोल्ड करने पर क्रीज के थ्रू हम बना सकते हैं। ये भी हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसकी लेंथ होती है, सिर्फ ब्रेथ नहीं होती है। थर्ड आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि किसी लाइन का एक पार्ट, ये बहुत लंबी लाइन है, इनफाइनाइट तक जाएगी, अगर मैं उसके एक छोटे से पार्ट की बात करूं तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के जो एंड्स होते हैं वो एक पॉइंट्स होते हैं, इसकी फिक्स लेंथ होती है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं होती। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो उसकी लेंथ फिर 5 सेंटीमीटर फिक्स हो चुकी है, उसको हम इनफाइनाइट तक मूव नहीं करा सकते। इसको जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जैसे अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर इस तरह से डॉट बना दो, जबकि जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जैसे इसके ऊपर तो लाइन के बाद डॉट बना है, लेकिन यहाँ पर एरो के साइन बनाएंगे, जो कि इसका मतलब होता है वो इनफाइनाइट तक मूव हो रहा है। थर्ड इज रेज, सॉरी फोर्थ इज रेज। रेज का मतलब होता है कि इसका एक पॉइंट तो टर्मिनेट हो जाए, लेकिन एक पॉइंट क्या हो, आगे इनफाइनाइट तक मूव है। तो इसकी भी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे अगर इसका एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है तो इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, एक तरफ तो टर्मिनेटिंग वाला पॉइंट और दूसरी तरफ एरो का साइन, मतलब ये इनफाइनाइट तक मूव हो रही है। देखो तीन चीजें थी, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है और रेज के अंदर एक पॉइंट टर्मिनेट होता है, लेकिन एक पॉइंट टर्मिनेट नहीं होता। लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं, जबकि रे के अंदर एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है और एक एरो होता है। फिफ्थ होती अपोजिट रेज। अपोजिट रेज का मतलब होता है कि जैसे दो रेज है जो कि एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक इस साइड और दूसरी उसके जस्ट अपोजिट साइड है। जैसे ये पॉइंट ओ बोल दूं तो ये दोनों रेज क्या होगी, आपस में अपोजिट रेज होगी, इनको हम बोलेंगे अपोजिट रेज। जैसे अगर उसके बाद आता है इंटीरियर पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ए बी की। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट पी ले रहा हूं तो ये पॉइंट पी इसके ऊपर हो अगर, तो ये हम बोलेंगे कि पी इज ए इंटीरियर पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट या ऑन द लाइन सेगमेंट। मतलब ये पी बाहर नहीं होना चाहिए, ए बी लाइन सेगमेंट जो ए बी को ज्वाइन करने पे लाइन आ रही है इसी के ऊपर होगा, तभी हम इसको इंटीरियर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब क्या है इसका, कि आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, सपोज एक ए बी और दूसरा है सपोज सी डी। अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के हो, जैसे अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का हो, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो, तो ऐसे दोनों लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब बिल्कुल एक जैसे। अगर मैं एक के ऊपर एक को ओवरलैप करूं तो ऊपर से देखने पर नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए और नीचे से देखने पर ऊपर वाला नहीं दिखना चाहिए, मतलब एक दूसरे को क्या करें, सुपर इम्पोज। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब दो इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट अगर होंगे तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस। और इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कुछ इस तरह से, इक्वल के ऊपर एक सिंबल, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। नेक्स्ट हम आए अगर मुझे बात करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे लें? क्या ये डिस्टेंस लें, क्या ये डिस्टेंस लें, क्या ये वाली डिस्टेंस लें? नहीं, हम जब ए और बी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो उनके बीच का जो लाइन सेगमेंट होता है वही उनके बीच की डिस्टेंस होती है, यानी हम इसके बीच के लाइन सेगमेंट को ही क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ए बी। नेक्स्ट हम आए अगर कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइनें जो बहुत सारी ऐसी लाइनें, मतलब बहुत सारी का मतलब मोर 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा अगर लाइन्स है और वो एक ही कॉमन पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है, तो ऐसी सारी लाइनों को हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस। मतलब जैसे ये 4 लाइन है L, M, N और O, इन चारों लाइनों में अगर एक ही पॉइंट कॉमन है, या ऐसे बोले कि चारों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ऐसे चारों लाइनों को हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस। और जो इनका ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी ऑफ पॉइंट, सॉरी कॉन्करेंसी ऑफ पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पर कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? कॉन्करेंसी पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि जो दो लाइंस हो, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये, तो इन दोनों लाइनों को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर आते हैं हम पैरेलल लाइंस पर कि पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे अगर मैं उनको इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा दूँ तो। जैसे फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है, अगर ये दोनों लाइन है इनफाइनाइट तक आगे जाके एक्सटेंड होने के बाद भी नहीं मिल रही, तो ऐसी दोनों लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और इन दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद आते हैं एक और टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स, कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, अगर मैं 4-5 पॉइंट्स की बात करूं, जैसे सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अगर ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, अगर ये चारों पॉइंट्स ए, बी, सी और डी एक ही लाइन के ऊपर है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक लाइन के ऊपर होने वाले पॉइंट्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे 5वां पॉइंट अगर मैं ये ले लूँ, 6ठा पॉइंट ये ले लूँ, लेकिन अगर इस तरह से पॉइंट्स है जैसे ए, बी और सी, तो इन तीनों पॉइंट से अगर कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है तो फिर हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, मतलब इनसे कोई लाइन पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लाइन पास हो रही है तो वो क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ये कुछ टर्म्स थी हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड जिनकी स्टडी करना जरूरी था, क्योंकि आगे की हम एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स जो हम पढ़ेंगे वो इनके बिना पॉसिबल नहीं था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का सम यूक्लिड एक्सिम्स। कि यूक्लिड ने कुछ एक्सिम्स दी थी ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो एक्सिम्स की हम 1 बाय 1 स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सिम्स थी उसकी स्टडी करते हैं कि पहली एक्सिम्स क्या थी? इक्वल थिंग्स, सॉरी थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स which are equal to another thing, then they are also equal। देखो यूक्लिड ने कुछ एक्सिम्स दी थी और उनकी एक्सिम्स में हमारी फर्स्ट एक्सिम ये है कि दो या दो से ज़्यादा थिंग्स है और वो एक कॉमन थिंग्स के क्या है? इक्वल। तो वो कॉमन थिंग्स के इक्वल है, तो ये जो बाकी की दो या दो से ज़्यादा थिंग्स थी ये भी आपस में क्या होगी? इक्वल। जैसे इसको अगर मैं प्रैक्टिकली समझूँ कि इफ़ x इक्वल टू वाई है, मैंने क्या बोला? x y के इक्वल है और z भी क्या है?
एक्स सॉरी जेड भी क्या है वाई के इक्वल है। मैंने क्या बोला कि दो थिंग्स है हमारे पास एक्स और जेड, और वो सेम थिंग वाई के क्या है इक्वल है, तो एक्स और जेड भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, देन एक्स इक्वल टू जेड। मैंने क्या बोला दो थिंग्स है वो सेम थिंग्स वाई के आपस में इक्वल है, तो ये दोनों थिंग्स आपस में क्या होगी इक्वल होगी। मतलब अगर x इक्वल टू वाई है और z इक्वल टू भी वाई है तो x और z भी आपस में क्या होंगे इक्वल्स होंगे। सेकंड के ऊपर आता हूं मैं। सेकंड एक्सिम क्या होती है? सेकंड एक्सिम का मतलब होती है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज ऑल्सो इक्वल। क्या बोला मैंने कि अगर दो इक्वल क्वांटिटीज है और इक्वल क्वांटिटीज में मैं सेम क्वांटिटी को वापस आपस में ऐड कर रहा हूँ, तो होगा क्या, जो ऐड होने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी होल वो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। जैसे अगर मैं इसको समझाऊँ एक्सप्लेन करूँ, इफ x इक्वल टू वाई है, x और y आपस में इक्वल थे और इन दोनों में मैं सेम चीज़ z ऐड कर रहा हूँ, दोनों में मैंने क्या करा सेम चीज, x में भी z ऐड किया और y में भी z ऐड किया, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी। मतलब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज आल्सो इक्वल। थर्ड इसी से रिलेटेड है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर मैं इक्वल क्वांटिटीज में से इक्वल क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो हमारा रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा वो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इसको भी हम समझते थोड़ा सा कि इफ x इक्वल टू वाई है और अगर मैं x में से भी z माइनस करूँ और y में से भी z माइनस करूँ तो x माइनस जेड भी क्या होगा y माइनस जेड के इक्वल होगा। मतलब अगर x y के इक्वल है, z अगर मैं सेम क्वांटिटी माइनस कर रहा हूँ तो दोनों के रिजल्ट x माइनस जेड y माइनस जेड भी क्या होंगे इक्वल्स होंगे। ये तीन एक्सिम्स हो गई है। फोर्थ एक्सिम के ऊपर आते हैं जो कि यूक्लिड ने दी है। फोर्थ एक्सिम में आपकी कुछ इस तरह से द things which are coincide to each other are equal to one another। क्या बोला मैंने? थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं दो मार्कर्स की बात करूँ तो ये दोनों मार्कर्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ तो नीचे वाला नहीं दिखेगा और नीचे से देखूँ तो ऊपर वाला नजर नहीं आएगा। मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स है। ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स हो आपस में भी क्या होगी इक्वल होगी। मतलब x इक्वल टू क्या होगा x होगा। मतलब दो चीजें हैं x और x आपस में एक जैसी होगी, बिल्कुल ठीक कोइंसाइड होगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे आपस में इक्वल चीज़ें। ये थी इसकी फोर्थ एक्सिम। फिफ्थ एक्सिम के ऊपर अगर मैं आऊँ तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। मतलब क्या हुआ? होल इज ग्रेटर देन पार्ट का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा उसके किसी पार्ट से क्या है ग्रेटर है। जैसे अगर मैं बात करूं x एक हमारी कोई थिंग है, x कोई चीज़ है, अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूं यानी x का मैं आधा कर दूं तो ये पूरा का पूरा x क्या होगा अपने आधे x/2 से ग्रेटर देन होगा। मतलब होल इज ग्रेटर देन पार्ट हो गया आपका x/2। अगर मैं x की और x/3 की बात करूं तो होल क्या होगा x/3 से भी बड़ा होगा। ये थी हमारी पांचवी एक्सिम। छठी एक्सिम है डबल ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। मतलब दो इक्वल क्वांटिटी से अगर मैं दोनों का डबल कर दूं तो भी आपस में क्या होंगे इक्वल्स होंगे। मतलब इफ x इक्वल टू वाई है तो 2 टाइम्स ऑफ x भी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ y के इक्वल होगा।
ये हमें बोला गया है कि जैसे अगर 5 के इक्वल है तो 5 का डबल मतलब 10, इधर के 5 के डबल 10 के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ऑब्वियसली सी बात है। 7th इसी से रिलेटेड है कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल्स, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू वाई है तो अगर दोनों क्वांटिटीज़ का आधा आधा कर दूँ, x का भी आधा और y का भी आधा, तो भी क्या होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब इफ x इक्वल टू वाई तो x/2 इज ऑल्सो इक्वल टू y/2। तो ये 7 एग्जाम्स थी जो कि यूक्लिड ने दी थी अपनी ज्योमेट्रिकल थ्योरी के अंदर। 7 एग्जाम्स में वापस से अगर एक बार और रिपीट करूँ तो जो तो फर्स्ट है आपकी, अगर x इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू जेड है तो y इक्वल टू भी क्या होगा आपका z होगा। अगर मैं x और y दो सेम क्वांटिटीज है, उन सेम क्वांटिटीज में सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, जैसे y और y दोनों में, जैसे x इक्वल टू जेड था और y और y दोनों में ऐड करूँ तो x प्लस वाई जेड प्लस वाई की क्या होगा इक्वल होगा। और सेम एज इट इज अगर मैं x में से y को माइनस करूँ या z में से y को माइनस करूँ, ये भी आपस में इक्वल होगी। 4th नंबर की थ्योरम्स थी, 4th नंबर की एक्सिम थी आपकी कि जो दो कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस से कोइंसाइड वाली थिंग्स है वो आपस में एक दूसरे की क्या होंगी इक्वल, जैसे x इक्वल टू क्या होगा x, और पूरा का पूरा होल पार्ट से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। 6 में आपको बोला कि अगर दो इक्वल क्वांटिटीज उनके डबल भी इक्वल होंगे, और 7th में क्या बोला है दो इक्वल क्वांटिटीज है तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये थी आपकी यूक्लिड की कुछ एक्सिम्स। अब मैं बात करता हूँ पोस्टुलेट्स की। सबसे पहले चीज तो ये है कि पोस्टुलेट्स होती क्या है, एक्सिम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या होता है। तो पोस्टुलेट भी ऐसी स्टेटमेंट्स है जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन इनके थ्रू हम बाकी चीज़ों को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। तो एक्सिम भी यही होती थी कि एक्सिम का भी कोई प्रूफ नहीं होता था, लेकिन उसके थ्रू हम क्या करते थे बाकी चीज़ों को, बाकी स्टेटमेंट, बाकी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो पोस्टुलेट जो होती है वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए डिफाइन होती है, ज्योमेट्री के अंदर हम यूज में लेते हैं, लेकिन जो एक्सिम होती है वो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी ब्रांच के अंदर हम यूज में ले सकते हैं। मतलब कोई भी ब्रांच है, कोई भी सब्जेक्ट है तो हम उसको आपस में यूज ले सकते हैं। लेकिन जो पोस्टुलेट होगी वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगी, डिफाइन ओनली फॉर ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो फिर हम उसे पोस्टुलेट ही बोलेंगे, एक्सिम नहीं बोल सकते। ओके तो यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स भी दी थी, जैसे उसने 7 एक्सिम दिए, तो यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट बहुत फेमस है। वो पांचों पोस्टुलेट क्या है उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज, जैसे आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, ये आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो इन डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ क्या होगी एक ही लाइन पास होगी। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इससे मैं बहुत सारी लाइनें पास करवा सकता हूँ, ये पॉइंट है, इससे भी मैं बहुत सारी लाइनें आपस में पास करवा सकता हूँ, लेकिन दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी। मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन है, कोई और लाइन पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट हो सकती है, इस पॉइंट से पास होने वाली भी इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन दोनों पॉइंट से एक साथ पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट थी द लाइन passes through two distinct points, two distinct points is a unique line। मतलब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है वो यूनिक लाइन होती है, बहुत सारी लाइनें पॉसिबल नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट उसने ये दी कि जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, तो मैं इसको दोनों साइड्स में क्या कर सकता हूँ आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, दोनों साइड में आगे क्या कर सकता हूँ मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अगर कोई लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ साइड्स। कहने का मतलब ये फर्स्ट वाली तो क्या थी कि दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी, और सेकंड में क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट या टर्मिनेटिंग लाइन को मैं दोनों साइड्स में आगे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। थर्ड जो पोस्टुलेट थी वो पोस्टुलेट ये थी
all right angles are इक्वल टू ईच अदर, कि जितने भी राइट एंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल है, चाहे उनकी लेग्स छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे अगर मैं फर्स्ट राइट एंगल ये बना रहा हूँ, सेकंड राइट एंगल मैं ये बना रहा हूँ, और थर्ड राइट एंगल मैं ये बना रहा हूँ, तो ये सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो आप चाहे लेग्स को छोटी बड़ी करो, लेकिन ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसने अपनी थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बोला है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर वो सर्कल से डिफाइन पोस्टुलेट है। सर्कल के अंदर उसने बोला कि अगर मैं आपको एक सेंटर दे देता हूँ और एक फिक्स रेडियस दे देता हूँ, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। क्या बोला मैंने, एक सेंटर दे दूं अगर मैं आपको और एक रेडियस दे दूं, तो उससे आप बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल ड्रॉ होगा। अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम गिवन सेंटर एंड रेडियस। जैसे ये रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया, तो हम इससे एक ही सर्कल ड्रॉ कर। और लास्ट फिफ्थ पोस्टुलेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं आज तक। फिफ्थ पोस्टुलेट है आपकी, थोड़ा सा उसको समझते हैं पहले, कि आपकी दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें कुछ इस तरह से है, और इन दोनों लाइनों के ऊपर एक दूसरी लाइन, थर्ड लाइन फॉल हो रही है। जैसे एल और एम दो लाइनें थी, एन तीसरी लाइन है जो इन दोनों के ऊपर फॉल हो रही है। तो ये क्या करेगी, कुछ एंगल्स बनाएगी, कुछ इंटीरियर एंगल्स होंगे, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो जैसे अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ, कि सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों सेम साइड्स है, अगर इन दोनों का सम, जैसे अगर ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई है, अगर एक्स प्लस वाई इज लेस देन 180 डिग्री, क्या बोला मैंने, कि दो लाइनों को अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रॉस कर रही है और एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब x प्लस वाई अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड कर दूं इनफाइनाइट तक, तो ये उसी साइड पर जाकर मिलेगी जिस साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब डेफिनेटली क्या होगा कि एक साइड पर तो सम 180 से कम होगा, और दूसरी साइड पर अगर मान लो ये एंगल z है और ये एंगल w है, तो z प्लस w क्या होगा, ग्रेटर देन 180। तो मैंने क्या बोला कि जिस साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा, उधर ये दोनों लाइनें आपस में जाकर मिलेगी, और जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से ज्यादा होगा, उस साइड पर ये लाइनें कभी भी नहीं मिलेगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हो गई आपकी। अगर इन दोनों लाइनों को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम जिस तरफ 180 से कम होगा, लेस देन 180 होगा, उस तरफ अगर मैं इनको इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं, तो ये आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारी फिफ्थ नंबर की पोस्टुलेट है। इसका अगर मैं दूसरा जनरल डिफाइंड टर्म्स भी बोलूं, तो जनरल डिफाइंड टर्म्स कुछ इस तरह से होगी कि सपोज कई बार क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाए, 180 डिग्री। तो अगर इधर 180 डिग्री होगा तो इधर भी 180 डिग्री होगा, और ये दोनों लाइनें आपस में फिर कभी मिलेगी ही नहीं, मतलब ये दोनों लाइनें फिर क्या हो जाती है, पैरेलल। ये है हमारी फिफ्थ नंबर की पोस्टुलेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो लाइनों को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वो कुछ इंटीरियर एंगल्स बना रही है, और एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर लेस देन 180 डिग्री तो उधर जाके मिलेगी, ग्रेटर देन 180 है तो नहीं मिलेगी उस साइड पे, लेकिन अगर इक्वल टू 180 डिग्री है तो दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारी फिफ्थ नंबर की पोस्टुलेट्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, यूक्लिड की 7 एक्सिम्स पढ़ चुके हैं हम, और यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट्स की हम स्टडी कर चुके हैं। कुछ और भी एक्सिम्स से रिलेटेड, तो उसको भी वन बाय वन स्टडी करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सिम्स बची हुई है
इस चैप्टर की फर्स्ट है जिसमें इंक्लूजन एक्सिम। इंक्लूजन एक्सिम, इंक्लूजन एक्सिम का मतलब क्या हुआ, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि जैसे एक लाइन है तो इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, कि एक लाइन अपने अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करती है, कंसीडर करती है। अ लाइन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सेकंड ये है, सेकंड का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बोला, एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक पॉइंट की, तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, इनफाइनाइट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें आपस में पास हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स passes through a point। और इसी का थर्ड पार्ट है आपका, इसका थर्ड पार्ट है कि अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे दूं, तो इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पास होने वाली सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी। मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होने वाली आप मैक्सिमम एक लाइन से ज़्यादा बना ही नहीं सकते, 2 लाइनें पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोला मैंने, यूनिक लाइन passes through 2 distinct points। देखो इस एग्जाम के अंदर 3 पार्ट्स है इंक्लूजन एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट इज कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सेकंड है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पासेस हो सकती है, और थर्ड है कि 2 पॉइंट से तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी। सेकंड एग्जाम है पैरेलल एग्जाम। सेकंड जो एग्जाम है वो है पैरेलल एग्जाम। पैरेलल एग्जाम के अंदर में आपसे कुछ इस तरह से एग्जाम है कि एक लाइन है सपोज आपकी L, और इस लाइन के आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है P। क्या बोला मैंने, एक तो लाइन है आपकी L और एक पॉइंट है आपका P। तो इस पॉइंट P से पास होने वाली और इस L लाइन के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने कि L एक आपकी कोई लाइन है और P इस लाइन के आउटसाइड में कोई पॉइंट है, तो ऐसी लाइन है जो इस L के तो पैरेलल और P से पास हो, सिर्फ यूनिक लाइन पॉसिबल है। ये होती है आपकी पैरेलल एग्जाम। या इसका दूसरा अगर मैं दूसरी फॉर्म बोलूँ कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में कभी भी तीसरी लाइन के पैरेलल पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोला मैंने कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो तीसरी लाइन की कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। या तो फर्स्ट वाली लाइन पैरेलल होगी या सेकंड वाली लाइन पैरेलल होगी। दोनों लाइंस फर्स्ट और सेकंड आपस में कभी भी इस तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से तो एक पॉइंट कॉमन होगा और इस एक पॉइंट कॉमन से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती जो कि इसके पैरेलल हो। दो लाइनें कभी भी पास नहीं हो सकती। ये है आपकी पैरेलल एग्जिम्स। कुछ एक्स्ट्रा एक और एग्जिम बची हुई है आपकी कि जैसे अगर मैं बात करूं L लाइन इज पैरेलल टू M लाइन एंड M इज पैरेलल टू N लाइन, देन L इज पैरेलल टू N। क्या बोला मैंने? सपोज ये लाइन L थी, ये लाइन आपकी M थी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिर मैंने बोल रहा हूँ कि M लाइन किसके पैरेलल है? N लाइन की। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स थी, एक्स्ट्रा एग्जिम थी, सॉरी थ्योरम नहीं। इसको हम एक्स्ट्रा में ही बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता है। पैरेलल के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमने आज का पढ़ा, एग्जिम्स पढ़ी, पोस्टुलेट्स पढ़ी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जो है वो अगली क्लास में स्टडी करेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ पोस्टुलेट और एक्सिम्स की स्टडी करी। थैंक यू।